Good morning, class. Today we discuss about the email. In our previous lectures, we already discussed about the FTP and HTTP protocol of application layer. Today we discuss about the email. Now let we discuss about the email. What is the email? We all know that email is the method of exchanging message between people using any electronic and smart devices. Generally, email is worked on store and forward method. What is the store and forward model? In our network layer, we discuss about that router is also worked upon store and forward model. तो रूटर के पास जब तक किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारा डेटा नहीं आ जाता, तब तक रूटर उस इंफॉर्मेशन को अपने नेबर रूटर से शेयर नहीं करता. That is the store and forward model. Same thing until unless email server didn't get all the information about the mail that can't be transferred to user send. इसका मतलब ये होता है कि ईमेल सर्वर भी जो है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के ऊपर वर्क करते हैं. किसी भी मेल के बारे में जब तक सारी इंफॉर्मेशन ईमेल सर्वर के पास नहीं आ जाती, ईमेल सर्वर उन इंफॉर्मेशन को रिसीविंग एंड पर ट्रांसफर नहीं करते. दैट इज नोन एज द स्टोर एंड फॉरवर्ड. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द 5 important functions of the email. First function is the composition. Using composition function, यूजर जो है वो किसी भी ईमेल को कंपोज करता है. यानी कंपोजिशन फंक्शन किसी भी टेक्स्ट एडिटर, किन्हीं भी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है. जस्ट लाइक दैट कि आप अपने पीसी के ऊपर आउटलुक का यूज करते हैं मेल को मैनेज करने के लिए, कंपोज करने के लिए, रीड करने के लिए. आप अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर बहुत सारी मेल एप्लीकेशंस का यूज करते हैं उनको रीड कंपोज करने के लिए. तो composition is the function through which the user can compose a email using the text editors or XYZ applications. In the reporting function is the collection of the data about the delivery report. यानी जब कोई भी मेल किसी यूजर के थ्रू सेंड किया जाता है, तो वो जो सक्सेसफुली सेंड हुआ है या वो लॉस्ट हो गया है या उसका ईमेल एड्रेस करेक्ट नहीं है, वो डिलीवरी फेल्ड हो चुकी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो इंफॉर्मेशन अपन स्टोर करते हैं रिपोर्टिंग फंक्शंस के अंदर. नाउ थर्ड फंक्शन इज द ट्रांसफर. यूजिंग द ट्रांसफर फंक्शन, ईमेल ट्रांसफर द मेल between users, between peoples. That means ट्रांसफर फंक्शन का जो रोल होता है वो ये कि अगर सपोज एक सिस्टम एक्स है और उसको अपन यूजिंग सिस्टम एक्स हम सिस्टम वाई को जो है वो ईमेल ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यूजिंग ट्रांसफरिंग फंक्शन ईमेल ट्रांसफर मेल फ्रॉम यूजर एक्स टू वाई. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेइंग. व्हाट इज द डिस्प्लेइंग फंक्शन? Displaying function used to visualize email information to user. यानी यूजिंग डिस्प्लेइंग फंक्शन यूजर्स जो है वो ईमेल की इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करते हैं, इसलिए अपन जो है वो डिस्प्लेइंग फंक्शन का यूज करते हैं. एंड नाउ एंड लास्ट टॉपिक इज डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन इज द फंक्शन थ्रू व्हिच यूजर कैन ऑर्गेनाइज ईमेल इन डिफरेंट कैटेगरीज. जस्ट लाइक इन और करंट सिनेरियो, जब हम गूगल का यूज करते हैं, जीमेल का यूज करते हैं, आप लोग देखते हैं कि आपका जो मेल होता है वो पूरा कॉन्फ़िगर्ड है. आपके पास प्रमोशन मेल्स की एक अलग टैब होती है, आपके पास स्पैम मेल की एक अलग टैब होती है, आपके पास आपके जनरल इंपॉर्टेंट मेल्स जो होते हैं उसकी आप अलग टैब बना के रखते हैं. व्हाट इज दिस? दैट इज द डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन help to user to organize email in different categories. Okay, that is the disposition function of email. Now let we discuss about the email architecture. How email is the work. That is email architecture. किस तरीके से email काम करता है, हम ये सारा visualize करेंगे using the diagram. Now we can see that there is the 7 step for transferring mail from one side to other side. That 7 steps are configured into 3 subsystems. One is the user agent, that is also known as the UA. Second is the message transfer agent, that is known as the MTA. Third is the
message access agent that is known as the MAA. What is the user agent? User agent is the collection of softwares and applications through which a user can compose a email, user can read a email, user can modify a email. तो हम ये कहेंगे कि यूजर एजेंट जो है वो उन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस का कलेक्शन है जिनके थ्रू कोई भी यूजर किसी भी ईमेल को कंपोज करता है, रीड करता है, उनको मॉडिफाई करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उसको हम कहेंगे यूजर एजेंट. व्हाट इज द मैसेज ट्रांसफर एजेंट? मैसेज ट्रांसफर एजेंट का यूज होता है किसी भी मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर करने का. यानी जब भी आप कोई मेल कंपोज करते हैं किसी पर्टिकुलर यूजर को सेंड करने के लिए, तो मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो है वो आपके मेल को पर्टिकुलर किसी सिस्टम एक्स से वाई के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए यूज आता है. मैसेज ट्रांसफर एजेंट जिस प्रोटोकॉल का यूज करता है उस प्रोटोकॉल का नाम होता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल. यूजिंग एसएमटीपी प्रोटोकॉल, mail server can transfer the mail from one user to another user. And third is message access agent, that is also known as the MAA. What is the use of MAA? जब SMTP किसी भी मेल को एक पोजीशन से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर करता है, तो यूजिंग मैसेज एक्सेस एजेंट हम उन ईमेल को रीड करते हैं. तो मैसेज एक्सेस एजेंट इज यूज्ड टू रिट्राइव एंड विजुअलाइज ए मैसेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. और मैसेज एक्सेस एजेंट जिन प्रोटोकॉल्स का यूज करता है वो प्रोटोकॉल है POP3 एंड IMAP. ठीक है, तो ये तीनों ही हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. Now let we discuss about the detailed architecture using diagram. In the diagram, we can see that the user X compose a mail using user agent and then after he transferred their mail to MTA. MTA जिसका रोल होता है मैसेज को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. ठीक है, तो यूजर एजेंट के थ्रू किसी एक यूजर एक्स ने मेल को कंपोज किया, देन आफ्टर उसने उस मेल को ट्रांसफर कर दिया MTA क्लाइंट. व्हाट इज द MTA क्लाइंट? MTA क्लाइंट इज यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग ए मेल फ्रॉम एक्स टू यूजर वाई. ठीक है, तो जब भी आप कोई ईमेल को कंपोज करते हैं, या मैं ये कहूँ कि जब भी किसी सिस्टम पे आप मेल को कंपोज करते हैं, तो आपके सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं. एक तो होता है यूजर एजेंट जिनके थ्रू आप मेल को कंपोज करेंगे, और एक होता है आपका मैसेज ट्रांसफर एजेंट जिनके थ्रू आपका पीसी या आपका सिस्टम या आपका मोबाइल फोन जो है वो आपके मेल को ट्रांसफर करेगा आपके ईमेल सर्वर के पास. मैसेज ट्रांसफर एजेंट मेल को ट्रांसफर करता है मेल सर्वर के पास. मेल सर्वर के अंदर भी जो है वो दो कंपोनेंट होता है, एक तो मैसेज ट्रांसफर एजेंट सर्वर साइड और एक होता है मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्लाइंट साइड. सर्वर साइड जो होती है मैसेज ट्रांसफर एजेंट की, वो यूजर के क्लाइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और जिसका यूज होता है कि जो क्लाइंट ने मैसेज कंपोज किया है उसको वो रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद सर्वर साइड के क्लाइंट को वो ट्रांसफर कर देता है. In the step third, we can visualize that message transfer agent server side transfer the message to message transfer agent client side. Okay, मैसेज ट्रांसफर क्लाइंट का जो रोल होता है वो ये होता है कि ओवर द इंटरनेट मेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर करना, या ओवर द इंटरनेट मेल को सेंडर साइड से रिसीवर साइड की तरफ जो है वो मेल को ट्रांसफर कर देता है. ओके, तो यूजिंग MTA server or message mail server, we can transfer the mail from sender side to receiver side. In the receiving side, in the receiving side mail server, there is again two components. One is the MTA server, which receives the mail from server side mail server, and second is the message access agent server side. In the message access agent server side, all the message are pulled from मेल रिसीविंग साइड मेल सर्वर. यानी हमने पढ़ा था कि मैसेज एक्सेस एजेंट का जो रोल होता है वो ये होता है
कि वो सेंडर साइड के मेल सर्वर से मेल को पुल करता है रिसीविंग साइड के क्लाइंट के ऊपर। यानी जब कोई भी यूजर एक्स मेल को कंपोज करता है यूजर वाई के लिए, तो मैसेज एक्सेस एजेंट का काम होता है कि जिस पर्टिकुलर यूजर वाई के लिए वो मेल आया है, उस पर्टिकुलर मेल को वो मेल सर्वर से यूजर एजेंट के ऊपर पुल करता है। यानी इन द शॉर्ट अगर हम ये कहें कि जब आप कोई मेल को कंपोज करते हैं तो वो मेल सेंडिंग साइड के मेल सर्वर के ऊपर जाता है। तो रिसीविंग साइड पे क्या होता है, तो हम कहेंगे कि रिसीविंग साइड के ऊपर मैसेज एक्सेस एजेंट होता है, जिसका काम ये होता है कि जिस पर्टिकुलर यूजर के लिए वो मेल ऑर्गेनाइज हुआ है, वो कंपोज हुआ है, उस मेल को वो सर्वर साइड के मेल सर्वर से पुल करता है और उसको पुश करता है यूजर साइड के सॉफ्टवेयर के ऊपर, ताकि यूजर जो है उस मेल को जो है विजुअलाइज कर सके, उसे रीड कर सके, उसके ऑर्गेनाइज कर सकते। इसके लिए अपन जो है वो मेल एक्सेस एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द यूजर एजेंट इन द डिटेल. User agent is, I already told about that. User agent is normally a program which used for composing, receiving and replying a message. तो यूजर एजेंट जो होता है उसके दो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, एक तो होता है सेंडिंग ए ईमेल और एक होता है रीडिंग ए ईमेल. तो इन द sending a email, we can generally send a email using a valid email address, and in the reading email, user agent can read the all the email which are retrieved by message access agent. Okay, so there is a two important task of the user agent. One is the sending a email. In the sending email, any user X can compose a email using a valid email ID, or in the reading email, user can read all the retrieved message by message access agent in their inbox. Now there is a message, there is some important message formats. Using this, any user can compose and read a email. There is a two important message format which currently used. One is the RFC 822 and second is the MIME. What is the RFC 822 format? तो जब सबसे पहले ईमेल स्टार्ट हुए थे, ईमेल सर्विस स्टार्टेड हुई थी, तो जो बाय डिफॉल्ट जो अपना मैसेज फॉर्मेट था, जिसके अंदर आप मैसेज फॉर्मेट क्या होता है, जिसके अंदर आप मैसेज को राइट डाउन करते हैं इन प्रॉपर मैनर. वी कैन राइट द ईमेल यूजिंग मैसेज फॉर्मेट और ईमेल फॉर्मेट. तो देयर इज द टू टाइप ऑफ message format. One is the RFC 822 and second is the MIME. In the RFC 822 format, RFC 822 only support the ASCII value and ASCII text. यानी कोई भी अदर अगर आप लैंग्वेज स्पेनिश, डच, पुर्तगाल या कुछ भी XYZ आप कोई लैंग्वेज यूज करते हैं या कोई मल्टीमीडिया फाइल आप अगर शेयर करना चाहते हैं, तो RFC 822 फॉर्मेट जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता. तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमने MIME, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका जो है वो हमने इन्वेंशन किया, जो कि जो है वो ASCII कोड के साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन को भी जो है वो सपोर्ट करती थी. जस्ट लाइक दैट कि मैंने यहाँ डिटेल में लिखा भी है कि जो आपका RFC था वो एसेंस लैंग्वेज दसता है कि फ्रेंच और जर्मन को सपोर्ट नहीं करता था, नॉन लैटिन अल्फाबेट को भी सपोर्ट नहीं करता था. आपके कुछ ऐसे लैंग्वेजेस जस्ट लाइक कि चाइनीज एंड जापानीज जिसमें कोई अल्फाबेट्स नहीं होते, उनको सपोर्ट नहीं करता था. एंड ऑडियो और इमेज फाइल्स और वीडियो फाइल्स भी जो है वो सपोर्ट नहीं करता था. So for extending the message format, we can develop a new format that is known as the MIME, which is the extension format of existing RFC 822. और इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर वो सारे जो ड्रॉबैक थे RFC 822 के, वो रिकवर हो गए MIME के अंदर. यानी MIME के अंदर आप जो है वो एसेंस लैंग्वेज यूज कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए, नॉन लैटिन अल्फाबेट जो है वो यूज कर सकते हैं, आप ऑडियो, इमेज, वीडियो फाइल्स जो कि आप आज के टाइम में कंपोज करते हैं मेल के अंदर, दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू MIME. तो MIME इज द upwarded or upgraded version of RFC 822, through which we can compile our mail in our today and present time. So guys, that is enough for today's lecture.
In our upcoming lecture, we discuss about the SMTP, POP3, and IMA protocols in my upcoming lectures. Thanks.